निकोलस का नया दिन एक फ्रेश शुरुआत लेके आया था और वो अब अपनी फैमिली की कंपनी ब्लैकवुड इंटरप्राइजेस का डायरेक्शन समझने की कोशिश कर रहा था। उसकी कंपनी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम करती थी, एक लुराकेटिव और कॉम्पिटिटिव फील्ड जहां नए सॉल्यूशन और आइडियाज़ काफ़ी ज़रूरी होते हैं। लेकिन निकोलस के फादर की तबीयत बिगड़ने के टाइम कंपनी एक क्रिटिकल फेज से गुजर रही थी। उनका एक नया सप्लीमेंट लॉन्च होने वाला था जो स्पेशली ओमेगाज और अल्फाज के इर्रेगुलर हीट और रुट साइकिल के लिए एक ब्रेथ टेकिंग ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकता था। ये एक मेजर प्रोजेक्ट था जो मार्केट में इम्पैक्ट डाल सकता था। अब निकोलस के शोल्डर पर ये जिम्मेदारी थी कि वो ना सिर्फ अपने फादर की लीगेसी कंटिन्यू करे बल्कि इस इनोवेटिव सॉल्यूशन को सक्सेसफुली लॉन्च भी करे। दुनिया में 90% लोग बीटाज होते हैं और सिर्फ 10% अल्फाज और ओमेगाज। ये अल्फाज और ओमेगाज कभी कभी बायोलॉजिकल इश्यूज के साथ पैदा होते हैं जो उनके हीट और रुट साइकिल को अनप्रिडिक्टेबल बना देते हैं। गाज जो ज़्यादा डेलिकेट और फिजिकली वीकर होते हैं के लिए लाइफ साइकिल का इरेगुलर होना लाइफ थ्रेटनिंग बन सकता है। ये सप्लीमेंट इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने के लिए डिज़ाइन हो रहा था ताकि उनकी ज़िंदगी ज़्यादा प्रेडिक्टेबल और सेफ बन सके। निकोलस के लिए ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं बल्कि एक मिशन जैसा है जो उसके फादर के ड्रीम को आगे बढ़ाता है। पब्लिक में अगर ओमेगाज हीट में चले जाएं या किसी ऐसी जगह पर हो जहां उनके लिए डेंजर हो तो सिचुएशन बहुत प्रॉब्लमेटिक बन सकती है। उनका हीट साइकिल उन्हें एक ऐसे स्टेट में ले जाती है जहां वो अपने एक्शंस को कंट्रोल नहीं कर पाते, ना ही अपने लिए सेफ्टी ढूंढ पाते हैं। निकोलस एक पल के लिए रुक गया और उसका एक्सप्रेशन और ज़्यादा सीरियस हो गया। अल्फाज भी कभी कभी रुत में अचानक चले जाते हैं और वो भी डेंजरस हो सकता है। ये उनके आसपास के लोगों के लिए थ्रेट क्रिएट कर सकता है। वर्स्ट केस सिनारियो में ये इवन सेक्सुअल असॉल्ट तक एक्सेलेट हो सकता है जो कम्प्लीटली अनएक्सेप्टेबल है। पिछले 10 साल पहले एक केस हुआ था जिसमें एक अल्फा रुट के दौरान एक विक्टिम के हाथ सेल्फ डिफेंस में मार दिया गया था। ये केस एक टर्निंग पॉइंट बना और उसके बाद स्ट्रिक्ट लॉज पास हुए जिसमें उन अल्फाज के लिए सप्रेसेंट मैंडेटरी कर दिए गए जिनके साइकिल्स इर्रेगुलर होते थे। अगर सप्लीमेंट्स ना लिए जाएं तो उनके किसी भी गलती के लिए माफ़ी नहीं मिलती, चाहे वो गलती अनइंटेंशनल ही क्यों ना हो। लेकिन सप्रेसेंट का एक दूसरा साइड इफ़ेक्ट भी था। ये मेडिसिन्स लंबे टाइम तक लेने से इम्यून सिस्टम वीक हो जाता था। काफ़ी अल्फाज और ओमेगाज सीक्रेटली ये मेडिकेशंस अवॉइड करते थे नॉर्मलसी की फीलिंग वापस पाने के लिए। फार्मास्यूटिकल कंपनीज हमेशा से बेटर सप्लीमेंट्स और मेडिसिन्स बनाने की कोशिश करती रही हैं जो ये कंडीशन ट्रीट कर सके। निकोलस के दिमाग में एक कंपैरिजन चल रहा था। ये एफर्ट कुछ वैसे ही था जैसे एक समय पे कैंसर का क्यूर ढूंढने की कोशिश होती थी, एक ऐसी रेस जो साइंटिफिक एडवांसमेंट और ह्यूमन सर्वाइवल के लिए थी। ब्लैकवुड एंटरप्राइजेस इस रेस में आगे था। रिसर्च का फ्रंट रनर होने का एडवांटेज उनके पास था। निकोलस को याद आया कि उसके फादर के बीमार होने से पहले कंपनी ऑलमोस्ट ड्रग लॉन्च करने की स्टेज पर थी। सब कुछ प्लान था और उनका प्रोजेक्ट सक्सेस के बिल्कुल करीब था। लेकिन उनके फादर की तबीयत खराब होने के बाद चीज़ें थोड़ी रुक सी गई थीं और अब एक नए प्रॉब्लम का सामना करना था। एक रिपोर्ट ने रिवील किया था कि उनके एक कॉम्पिटिटर कंपनी ने ब्लैकवुड के इनसाइडर इंफॉर्मेशन चुरा ली थी। उन्होंने ड्रग का फॉर्मुलेशन कॉपी किया था और अब पेटेंट फाइल करने की रेस में ब्लैकवुड से आगे निकलने की कोशिश कर रहे थे। ये एक डायरेक्ट अटैक था, ना सिर्फ बिजनेस पर बल्कि उन लोगों की मेहनत पर जो इस ड्रग पर दिन रात काम कर रहे थे। निकोलस का फेस सीरियस हो गया और उसके अंदर एक डिटर्मिनेशन जागी। कॉम्पिटिटर्स का प्लान फेल करना और अपनी टीम की मेहनत को प्रोटेक्ट करना अब उसका मिशन था। वीआईपी और बोर्ड के मेंबर्स मुझे बार बार पुश कर रहे थे कि मैं ड्रग के कॉम्पिटिटर के पहले अप्रूव कर दूं, पर मैं एकदम हाँ करने के मूड में नहीं था। अभी अभी इसके बारे में सीखा था और रिपोर्ट्स में कुछ गड़बड़ लग रही थी। निकोलस अपने ऑफिस से निकलते वक्त अपने सूट के लैपल को हल्का सा एडजस्ट करते हुए एक थॉट के साथ गया।
मुझे किसी से बात करनी होगी जो मुझ पर भरोसा कर सके। उसके कॉन्फिडेंट फुटस्टेप्स लॉबी में टैप टैप की आवाज़ कर रहे थे। एक स्लीक सूट और पॉलिश डिमिनर के साथ निकोलस एक कैफ़े में एंटर करता है, जहां बड़े ग्लास के विंडोज से शहर का व्यू दिख रहा था। उसकी नज़र एक आदमी पर पड़ी जो एक शार्प सूट में वाइन ग्लास हाथ में लिए रिलैक्स तरीके से बैठा था। वो आदमी निकोलस को देखते ही कैजुअली हाथ हिला के बोला, हे, यहाँ हूँ। निकोलस टेबल की तरफ गया, अपना ब्रीफकेस नीचे रखा और एक स्टेडी टोन में बोला, थैंक्स फॉर मीटिंग मी, पता है तुम बिजी हो। वो आदमी हल्के से स्मिक के साथ अपना ग्लास उठाता है और आगे झुक के एक प्लेफुल श्रग के साथ बोलता है, तुम मुझ पे एक फेवर ओव करते हो। निकोलस थोड़ा इरिटेटेड लगता है और धीरे से बोलता है, ये कैसा कज़न है यार। उसकी आवाज़ में थोड़ी फ्रस्ट्रेशन और मजाक का टच था। वेटर टेबल के पास आता है, पोलाइटली मेन्यू रखते हुए कहता है, गुड डे सर, ये रहा मेन्यू, कुछ ऑर्डर करना हो तो मुझे बताइए। निकोलस कैजुअली हाथ हिला के बोलता है, मेन्यू की ज़रूरत नहीं, मुझे पता है क्या चाहिए। वेटर थोड़ा क्यूरियस होके पूछता है, ओह, आप पहले कभी आए हैं यहाँ क्या? मैं आपको कभी देखा नहीं। जो ऑर्डर चाहिए बता दीजिए, मैं नोट कर लेता हूँ। निकोलस वेटर को अपना ऑर्डर बताता है। उसका कज़न एक वाइन ग्लास हाथ में लेके कैजुअली बोलता है, मुझे लगा ही नहीं था कि तुम वापस आओगे। 6 साल काफ़ी लंबा टाइम है। सोचा था लंदन में ही सेटल हो जाओगे। निकोलस का टोन एकदम मैटर ऑफ फैक्ट था। मेरे फादर क्रिटिकल कंडीशन में हैं। मैं फैमिली बिजनेस संभालने आया हूँ, सिर्फ इसीलिए कि वो गलत हाथों में ना चला जाए, उनकी मिस्ट्रेस या उसके बास्टर्ड सन के। कज़न एक सिप लेता है, वैसे लंदन वाला स्टार्टअप का क्या किया तुमने? बेच दिया या फिर किसी और को हैंडओवर करके छोड़ दिया? निकोलस ने कामली अपना पॉइंट रखा, मेरे पास वो लोग हैं जिन पर मैं भरोसा कर सकता हूँ। फिलहाल दूर से सुपरवाइज करना और महीने में एक बार विजिट करना काफ़ी होगा। फिर थोड़ा पॉज लेके वो अपने थॉट्स को क्लियर करता है, बस यहाँ पर अपनी फैमिली बिजनेस को सिक्योर करना चाहता हूँ, उसके बाद ही कोई अगला स्टेप लेने के बारे में सोचूंगा। टेबल के सामने उसके कज़न वाइन ग्लास जेंटली घुमाते हुए कैजुअली रिस्पॉन्ड करता है, इज दैट सो? तभी वेटर क्वाइटली आता है और ब्रेड और वाइन सर्व करता है। कज़न ने रिलैक्स पोस्चर में थोड़ा आगे झुककर एक ब्रेड रोल उठाया और डायरेक्टली एक पॉइंटेड सवाल पूछा, क्या तुमने इंश्योर किया है कि तुम्हारे फादर ने विल बनाई है जिसमें तुम्हें सोल हायर डिक्लेयर किया गया हो? मैं लॉयर से बात करके कंफर्म कर चुका हूँ, निकोलस बोला, ग्लास को धीरे से टेबल पे रखते हुए। पापा ने विल प्रिपेयर कर रखी थी, बट उनके कंटेंट्स तभी रिवील होंगे जब ऑफिशियली विल रीड की जाएगी। लेकिन ही कंटिन्यूड, एक शार्प ब्रेथ लेते हुए, उन्होंने लॉयर को ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं और मुझे पावर ऑफ अटॉर्नी और सारे डॉक्यूमेंट्स हैंडओवर हो गए हैं। अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है, जैसे अभी के उस बार उसके कज़न ने एक हल्का सा स्प्रिक किया, वाइन का एक सिप लेते हुए, तुम्हारे बुलाने का रीज़न मुझे थोड़ा अनक्लियर लग रहा है, वो टीज करते हुए बोला, एक आईब्रो उठा के। बट रीयूनियन के लिए तो नहीं होगा, राइट? तुम लास्ट मंथ मॉम के बर्थडे पे भी नहीं आए थे। लंदन में बिजी था, निकोलस ने फॉर्मली कहा, स्लाइट गिल्ट के साथ। और तुम्हें पता है वापस आना कितना कॉम्प्लिकेटेड था मेरे लिए, लेकिन गिफ्ट तो भेजा था ना, अनसरा के लिए अपोलॉइज भी किया था। कज़न ने एक लाफ सप्रेस करते हुए श्रग किया, हाँ हाँ, मजाक कर रहा था, उसने कैजुअली कहा। अब बताओ एक्चुअल बात क्या है, देखता हूँ कितनी हेल्प कर सकता हूँ। वेटर क्वाइटली टेबल पे ब्रेड रोल्स प्लेस कर रहा था और एक मोमेंट के लिए दोनों के बीच साइलेंस था। अगाथा फार्मा ने जो कॉन्फिडेंशियल डाटा चुराया है वो हमारी कंपनी के लिए काफ़ी बड़ा रिस्क है, निकोलस सीरियस टोन में एक्सप्लेन करता है। ये फार्मूला जो हम डेवलप कर रहे थे एक गेम चेंजर हो सकता है, और अगर उन्होंने हमसे पहले लॉन्च कर दिया तो हमारी मार्केट वैल्यू काफ़ी गिर सकती है। बोर्ड का कहना है कि अब और वेट करना नहीं चाहिए और जल्दी पेटेंट अप्रूव करके प्रोडक्शन शुरू कर देना चाहिए, वरना कॉम्पिटिटर्स के लिए ये एडवांटेज की बात हो जाएगी। कज़न कामली टैबलेट को देखता रहा, थोड़ा एनालाइज करता हुआ बोला, अगर ये फॉर्मूला काम कर गया तो ये एक रिवॉल्यूशनरी ड्रग बन सकता है। बोर्ड की अर्जेंसी समझ में आती है, पर यह भी ज़रूरी है कि सब कुछ लीगली और स्ट्रैटेजिकली हो। उसने फिर पूछा,
लेकिन तुम्हें लगता है कि अभी अप्रूव करना ठीक रहेगा? उसकी आवाज़ में एक कामनेस थी, लेकिन साथ ही थोड़ा हेसिटेशन भी। ये बात तो सही है, लेकिन क्लिनिकल ट्रायल्स के रिजल्ट मुझे अभी तक कन्विंस नहीं कर पाए कि ये ड्रग पूरी तरह सेफ है। निकोलस ने थोड़ा सीरियस होकर कहा। तो बताओ, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? मेरा ओपिनियन या फिर कुछ और? कज़न ने निकोलस से पूछा। ओपिनियन नहीं चाहिए इडियट। निकोलस का टोन थोड़ा शार्प था, लेकिन ज्यादा नहीं। मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, ये पता करने के लिए कि कौन था जो कंपनी के सीक्रेट्स अगाथा फार्मा को बेच रहा था। स्पाई लगाने को कह रहे हो? कज़न इंटरेस्ट के साथ उसकी बात सुनते हुए बोला। तुम जानते हो मेरे पास काफ़ी रिलायबल लोग हैं। मैं अपनी कंपनी में अभी नया हूँ। मेरे पास अभी कोई भी ट्रस्ट करने लायक बंदा नहीं है। निकोलस ने आखिरी बात गुस्से और डेस्परेशन के मिक्स इमोशन के साथ बोली। कज़न ने रिलैक्स होते हुए बोला, अगर ये बात है तो ठीक है, मैं अपने लोग भेज सकता हूँ तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स के ऑपरेशंस इन्फिल्ट्रेट करने के लिए। जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो जल्दी मिल जाएगी। और कुछ? निकोलस ने थोड़ा पॉज लिया, फिर बोला, और क्या हो सकता है? कज़न ने सिगरेट लाइट की, एक स्लो एक्सेल के बाद बोला, देखो अगर कुछ और ज़रूरत है तो मुझे कॉल कर लेना। वैसे भी मेरे डैड का बर्थडे 3 हफ्ते बाद है। अगर बिजी ना हो तो पार्टी में ज़रूर आना। मॉम और डैड तुम्हें देखकर खुश होंगे। निकोलस ने छोटी सी नोट दी और टेबल पर अपना ग्लास जेंटली रखा। आई विल ट्राई। थोड़ा रुक कर क्यूरोसिटी से बोला, बाय द वे, क्या अंकल एंड्रयू अभी भी मैनहट्टन वाली गैलरी के बेनिफैक्टर हैं? वो हैं? कज़न अपनी सिगरेट को धीरे से खास पोज में उठाते हुए बोला। तुम्हें पता है ना मेरे फादर आर्ट के लिए कितना ऑब्सेस्ड हैं। निकोलस ने स्लाइटली अपना हाथ क्रॉस करते हुए जवाब दिया, मैं चाहूँगा कि अंकल रिकमेंड करें लूशियन को मैनहट्टन एग्जीबिशन के लिए, अगर कुछ सुटेबल अपॉर्चुनिटी हो। कज़न का एक्सप्रेशन कंफ्यूज्ड हो गया। स्मोक का एक हल्का सा क्लाउड उसके चेहरे के अराउंड था। उसने कैजुअली पूछा, लूशियन? वो कौन है? ये समझ लो, लूशियन दादी का फोस्टर ग्रैंडसन है और वो काफ़ी टैलेंटेड लड़का है। दादी ने कहा था कि उसके लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढी जाए जहां वो अपनी पेंटिंग्स एग्जिबिट कर सके। फिर कज़न हंसा और बोला, हाँ मुझे याद आया, ये वही लड़का है जो हमेशा तुम्हारे पीछे घूमता था जब मैं विजिट करने आता था, एक क्यूट पपी की तरह। फिर वो हल्का सा टीज करता है। वैसे क्या वो सच में एक आर्टिस्ट है? निकोलस सीधे और कॉन्फिडेंट टोन में रिस्पॉन्ड करता है, हाँ। ब्लॉन्ड कज़न का सीक्रेट कांड अब थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा था। वेट्रेस की टिमिड सी वॉइस ने एक सेकेंड के लिए सीन थोड़ा टेंस कर दिया। सॉरी सर, यहाँ स्मोकिंग अलाउड नहीं है। प्लीज बिल्डिंग के बाहर जाके स्मोक कीजिए, वो नर्वस सी बोली। कज़न ने एकदम अपना इंटिमिडेटिंग मोड ऑन कर दिया। तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ? निकोलस, जो अब तक चिल वाइब में था, सडनली सॉफ्टली गिगल करने लगा। तभी एक दूसरा वेटर आगे आया और बोला, प्लीज फॉरगिव हर सर, वो नई है और अब तक रेस्टोरेंट के ओनर को पहचानती नहीं है। विस्पर करते हुए वो छोटी वेटर्स को समझाने लगा, ये ऑस्कर हिमेल हैं, रेस्टोरेंट और पूरे बिल्डिंग के मालिक। यहाँ ये जो चाहे वो कर सकते हैं। निकोलस कज़न की तरफ एक शार्प रिमार्क करता है, तुम बस भूल जाते हो कि ये प्लेस सिर्फ तुम्हारे शेडी बिजनेस लॉन्ड्रिंग का फ्रंट नहीं रहा, ये एक रियल और फंक्शनिंग रेस्टोरेंट भी है। ऑस्कर एज एक्सपेक्टेड एक छोटी सी स्ट्रिक के साथ रिप्लाई देता है, हाँ, ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड।